सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर आम आदमी की क्या राय होती है, क्या समझ होती है, या जब भी बजट आता है तो हमें जिन लोगों के लिए बजट पेश किया जा रहा है उन्हें क्या समझ में आ रहा होता है, ये एक बहुत अहम सवाल है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ दीपांशु मोहन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मकतूब हिंदी के साथ बातचीत में। एक छात्र होते हुए, एक पत्रकारिता का छात्र होते हुए, मैं ये समझना चाहूंगा कि जब भी बजट पर बात हो रही होती है या बजट पर पार्लियामेंट से कुछ कहा जाता है या बजट पर कोई बयान आता है या आज बजट पेश किया गया है, हमें क्या समझना चाहिए? आम लोगों को क्या समझना चाहिए? एक तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस शो पे आने के लिए। थैंक यू। एंड देखिए, बजट जब आता है तो बजट से दो या तीन चीज़ें हैं जो मोटे मोटे तौर पे हमें देखना चाहिए। पहले, किसी भी सरकार जो अ, कोई भी सरकार, अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो अपना एक जिसको हम लोग फिस्कल विजन बोलते हैं, एक आर्थिक अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है, पिछले कई सालों में जिस तरह की स्थिति एक इकोनॉमी की रही उस पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो बजट एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी में एक वो, और बजट का प्रेजेंटेशन वो एक इवेंट बन गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि उस बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट्स होते हैं। खाली टैक्स को लेकर ही नहीं, बट कई और चीज़ें भी ऐसी हैं, जैसे सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं। मनरेगा हो गया, जिसमें रूरल एरियाज में जॉब क्रिएशन के लिए परहैप्स वन ऑफ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जॉब सिक्योरिटी में। कितना एलोकेशन एक स्कीम के लिए होता है। अब केंद्रीय सरकार तो अपनी क्षमता में हेल्थ और एजुकेशन में करने के लिए सीमित होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टेट के इश्यूज हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा लगाती है। बट ये एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टेट्स को पैसा ट्रांसफर करने के लिए जो केंद्र की नीति है, वो नीति क्या है वो पता चले। तो बजट से हमें ये पता चलता है कि आपकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी है क्या, एज इन रिफ्लेक्शन टू पहले कैसे चल रहा था। दूसरा, आगे क्या विजन क्या है। गवर्नमेंट एक अपना रोड मैप प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, और यूजुअली उसमें होता ही है कि आप अगले 1 से 2 साल और 3 साल का प्लान समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट किन किन एरियाज में ज्यादा स्पेंड करना चाह रही है। तीसरा, इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, एक बही खाता है जिससे आपको पता चल रहा है भाई आप किन किन चीजों में ज्यादा खर्च कर रहे हो, कितना आप बोरो कर रहे हो, कितना आपने कितना आपका डेट लेवल है, और आप आगे आय अपनी कहाँ से बढ़ाओगे, तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा। तो जैसे इस साल का बजट रहा, तो अगर आप देखेंगे जिस बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है कि मिडिल क्लास को एक तरीके से रिलीफ दी गई है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में, स्लैब स्ट्रक्चर्स बदले हैं। ये हमें जानना जरूरी है और आपके ऑडियंस को जानना जरूरी है कि देखिए, सैलरीड वर्किंग क्लास लेब इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में बहुत ही कम प्रोपोर्शनेट ग्रुप है वर्किंग ग्रुप में। आ, उसमें भी जो मेजर ग्रुप जिसमें चेंजेस हुए हैं, जो लोग 7 से 12 लाख रुपए की ब्रैकेट में हैं, और 12 से फिर आप 18, और आप 18 से 24 के उसमें देख लीजिए, उसमें रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। तो क्लियरली आप अगर 100 रुपए कमा रहे थे और उसमें आप अगर शायद ऐसे समझ लीजिए 20 रुपए आप टैक्स दे रहे थे, और वो अब 15 रुपए हो गया है टैक्स का अमाउंट, मतलब डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से, तो आपका 5 रुपए बचेगा। वो 5 रुपए आप खर्च कर सकते हैं, वो 5 रुपए आप सेव कर सकते हैं, जिससे ये एक्सपेक्टेशन है कि कंजम्पशन बढ़ेगा। क्योंकि हाँ, ये इस बजट का मेन कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये बजट इस समय पे आया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.4 के अराउंड है रियल जीडीपी के लेवल पे, जो कि काफी वीक है। इंडियन इकोनॉमी इस समय काफी मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज के साथ गुजर रहा है, और इसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि कंजम्पशन को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो इन सब एरियाज पे एक बजट इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। बट एक तरीके से बजट को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता।
आप कोई भी बही खाते को ऐसे मतलब नहीं प्रेजेंट कर सकते कि बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है और बजट खराब है, या बजट बहुत अच्छा है और बाकी सब कुछ उसके डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। तो ये केंद्रीय सरकार की तरफ से अगर आप देखा जाए, कई बजट्स जो बने हैं वो एक पब्लिक इमेज गवर्नमेंट की पर्सोनिफाई करने के लिए ज्यादा अनाउंसमेंट्स आए हैं। कई कई अनाउंसमेंट्स एक बार मेंशन होते हैं, फिर दोबारा गवर्नमेंट उस बारे पे चर्चा नहीं करती। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने मेक इन इंडिया स्कीम का है, कि हम्म। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इस गवर्नमेंट की मेन एक कॉर्नरस्टोन था कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जाए। और क्लियरली 10 साल का जो डेटा प्रोवाइड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोपोर्शन टू जीडीपी नहीं बढ़ा है, स्टैग्नेटेड रहा है। एक्सपोर्ट्स भी बहुत ही लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग से कम ही आए हैं। तो उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट की एक सक्सेस पे क्वेश्चन तो होता है। तो ये सवाल जरूरी हैं, और बजट से हमें ये समझ में आता है कि जो पहले गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उसमें गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लगा रही है कि नहीं लगा रही है। अगर पैसा ज्यादा नहीं लगा रही है, इसका मतलब उसका खुद का ट्रस्ट उन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कम हुआ है। जब हम ये लाइन पढ़ते हैं कहीं पे अखबार में, जब कल पढ़ेंगे लोग या अभी न्यूज चैनल पे लोग देख रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये एक हम्म। बहुत हाईलाइटेड लाइन है। लेकिन क्या है, मतलब क्या है इसका? देखिए, इसका मतलब ये है कि 12 लाख तक की जो न्यू टैक्स रिजीम में कमाने वाला आय ग्रुप है उसको एक कोई मेन डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि एनुअल लेवल पे कमा रहा है। मगर ये 12 लाख का जो अमाउंट मेंशन किया जा रहा है, ये कोई एग्जेम्प्ट लिमिट नहीं है। एग्जेम्प्ट लिमिट 4 लाख ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टैक्स स्लैब्स जो बने हैं उसमें टैक्स स्लैब्स में ऐसा नहीं लिखा है कि 0 to 12 लाख नील। या अगर ऐसा होता तो टैक्स का कैलकुलेशन 12 लाख के बाद शुरू होता। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिटर्न्स तो फिर भी फाइल करने हैं। अगर आपकी आय 12 लाख से कम है तो आपको डायरेक्ट कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा न्यू इनकम टैक्स रिजीम के पैन में। अगर आप वैसे देखें इसको, तो अगर आप 1 रुपए भी ज्यादा कमाते हैं 12 लाख से, तो आप 4 से 8 और 8 से 12 का जो इनकम टैक्स रेट हो रहा है वो आप कंपाउंड करके पे करेंगे, तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा उसके बियॉन्ड। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा अनाउंसमेंट है, डेफिनेटली मतलब ये कुछ एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया हिस्से जा को, रहा था। समाज के कुछ वर्ग को बिल्कुल, इससे फायदा हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। और हम्म। जो सैलरीड वर्किंग क्लास है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं, आप भी जानते हैं। या दिल्ली का जो ज्यादातर वर्किंग आप पॉपुलेशन ग्रुप देखें वो ज्यादातर सैलरीड क्लास में आएगा। तो हम्म। उनको आप अगर देखें तो एक वो भी तरीके से सेवन टू इसका ट्वेल्व में आएगा, वो भी 7 to 12 में सेवन टू ज्यादातर ट्वेल्व आएगा। में आएगा, डेफिनेटली हम्म। 7 to 12 में आएगा। तो उनको रिलीफ मिलने को है। बट देखिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी अनाउंसमेंट कब डिसबर्समेंट और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में आएगा और उसका रिलीफ आपको कब मिलेगा, वो ध्यान में रखना जरूरी है। जो भी बेनिफिट्स ये टैक्स स्ट्रक्चर के चेंज के हैं वो अभी तो रियलाइज होंगे नहीं आय को। जो आप खर्चे हैं आपके खर्चे वही रहेंगे। दूसरा, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है, जो कि आई मीन गवर्नमेंट बजट प्रेजेंटेशन में तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, आरबीआई का मुद्दा ज्यादा है। मगर मेरा दृष्टिकोण इस चीज पे ये रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो हम जीएसटी का एक एम्बेडेड टैक्स देते हैं, चाहे हम दूध खरीदें या पनीर खरीदें या हम ब्रेड खरीदें, हम जो जो चीज खरीद रहे हैं उस पर हम एक टैक्स दे रहे हैं। और जीएसटी काफी काफी गुड्स में बहुत ही स्ट्रक्चरल लेवल पे नहीं है। उसका इसके मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं। और जीएसटी का जो एक टैक्स बर्डन है वो रहा है मिडिल लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। तो कहीं अगर जीएसटी का रैशनलाइजेशन किया जाए तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट इनकम टैक्स में जो चेंज हुए हैं उससे कहीं ज्यादा लाभ होगा उस आय के लोगों को, मतलब जो 7 से 12 हैं या 12 से 18 हैं किसी ग्रुप में भी। बिकॉज उनके खर्चे जो खर्चे हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस हैं, जिन चीजों पे वो खर्चा कर रहे हैं उसमें अमाउंट की कमी तभी होगी जब उस अमाउंट को आप कम करेंगे, या तो प्राइसेस को आप मैनेज बेटर करेंगे और या फिर टैक्स को मैनेज बेटर करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को। तो ये मेरे हिसाब से उतने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। बिकॉज इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स का वेटेज ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स का वेटेज कम है।
ऑलमोस्ट 70% जो टैक्स का रेवेन्यू आता है, इनफैक्ट 70 से ज्यादा ही मैं बोलूंगा अब तो। अगर आप जीएसटी टैक्स रेवेन्यू का डेटा देखें तो आप देखेंगे मेन गवर्नमेंट का जो टैक्स आ रहा है वो जीएसटी रेवेन्यू से आ रहा है। तो उसको रैशनलाइज करना ज्यादा जरूरी है आगे चल के। अगले हफ्ते टैक्स जो बिल आ रहा है उसको ध्यान से देखना जरूरी होगा। आई थिंक व्यूअर्स के लिए अगर आप उस पर एक डिस्कशन करें या चर्चा करें वो भी जरूरी है, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल्स पता चलेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में एक्चुअल क्या हो रहा है। बट अभी जो मोटे मोटे तौर पे आज अनाउंस हुआ है उससे लो मिडिल इनकम ग्रुप को डेफिनेटली थोड़ा सा रिलीफ होगा। वो एक स्मॉल इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ये रियलाइज कर रही है कि खर्चे बढ़े हैं, मिडिल क्लास बहुत खुश नहीं है सरकार से। और वो भी और चुनाव से ठीक पहले सुनाए जब से। आ रहा है हाँ, तो उस पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी कुछ चीजें होती है? बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन इस सरकार का तो अगर आप देखें पिछले 7 या 8 बजट्स को भी अगर आप एनालाइज करें ईयर टू ईयर, एवरी बजट उन्होंने मतलब भाई खाता प्रेजेंट करते समय कुछ स्टेट्स का नाम मेंशन किया जिन स्टेट्स में जैसे इलेक्शन होने बिहार का वाले थे। किया है आज। बिहार को इस बार मतलब 5 बार मेंशन आया है फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में। अगले साल आप उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी का आएगा। उसके अगले साल आप उम्मीद कर सकते हैं कोई और स्टेट का आए। तो वो तो आई थिंक ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है। एक तरीके से ये बताता भी है कि गवर्नमेंट का जो एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जिसे आप कहें, वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और पॉलिटिकल फैक्टर से या इलेक्टोरल फैक्टर से ज्यादा ड्रिवन है, केंद्रीय सरकार की जिसके बारे में और वो चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अगर आप किसी एक स्टेट को, जैसे बिहार का 5 बार आपने मेंशन किया और आंध्रा का आपने नहीं किया, तो क्लियरली मनरेगा का बीजेपी कोलिशन मनरेगा गवर्नमेंट। का जिक्र नहीं किया है। तो मनरेगा, हाँ मनरेगा वो तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में तो ज्यादा मेंशन हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा कर सकते हैं, या कि रोड्स बना सकते हैं, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर हम सोशल वेलफेयर स्कीम में डाल सकते हैं पैसा। तो ये तो उन्होंने क्लियरली एक चॉइस रहा है पिछले बजट्स में, अगर आप एनालाइज करें कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स में कम पैसा गया है, गवर्नमेंट ने स्पेंड भी कम किया है। इवन जो सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स थे, इंडिया का परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन लेवल पे बहुत खराब रहा है कुछ सालों में, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने उस चीज को ज्यादा बजट में अपने रिफ्लेक्ट नहीं किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी इस बार ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसका एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट खुद भी ये रियलाइज कर रही है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब जो रोड्स रेलवेज के कंस्ट्रक्शन में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसके उसको लिमिटेड रखा जाए। और कोई भी चेंज कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आया इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की ये उम्मीद है, और ये उम्मीद अभी की नहीं है। काफी समय से उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। बट बेसिक इकोनॉमिक्स ये कहती है, या अगर आप कोई भी किसी भी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट से बात करें, कि जो बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि जब तक कि डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई अपना कोर्स करेक्ट नहीं करेगा। अगर आप खाली सप्लाई पे ही फोकस करेंगे, अगर आप बहुत सारे घर बना देंगे, आप बहुत सारे मॉल्स बना देंगे, तो उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए कि घर खरीद पाएं या वो मॉल्स में जा पाएं। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन खर्च कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे कि जो टॉप 10% है इंडिया का, उसने अपनी वेल्थ में और इनकम में बढ़ोतरी बहुत देखी है। और हालांकि बाकी जो है मिडिल इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, उनकी इनकम स्टैग्नेट कर गई हैं। रियल वेजेस जिन्हें हम कहते हैं, अगर आप वेज को या आय को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें, वो रियल वेजेस इंडिया में पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट, और स्पेशली 8 साल में तो स्टैग्नेटेड रहा है अक्रॉस सेक्टर्स। जो कि ये चीज बता रहा है कि दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो इन सब चीजों को आई थिंक देखते हुए गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है कि पिछले 10 साल की इनकी अर्थनीति आ, काम नहीं की है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक थिंकिंग में ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली नहीं आया है। तो उसको कोर्स करेक्ट करने के लिए अब वो कुछ मेजर्स करना चाह रहे हैं। मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लेवल पे। जो ग्रोथ आप देख रहे हैं 6.4 की तरफ, वो शायद वैसे ही रहे भी आने वाले 1-2 वर्ष में तो कम से कम। उसके बाद देखना जरूरी होगा कि कैसे गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन, रुपी की वैल्यू और कई सब फैक्टर्स को कंट्रोल में किया, जिससे जो आज ये डायरेक्ट टैक्स में अगर कुछ रिलीफ दे भी रहे हैं और किसी को 10 रुपए और मिल भी रहे हैं,
तो वो 10 रुपए अगर खर्च करेगा तो उसका इफेक्ट तब तक कुछ समझ में आएगा, रियलाइज, अभी कहना बहुत मुश्किल है। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट काफी वक्त से चल रहा है और फार्मर्स की कई डिमांड्स रही है। आज भी सरकार ने फार्मर्स को लेकर भी कहा है कि जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ा दिया जाएगा उनका। आपको क्या लगता है कि क्या किसानों के लिए कुछ राहत है बजट में? नहीं तो देखिए, क्रेडिट एक्सेस और राहत उस चीज में, ये देखिए, ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मैटर बहुत छोटे लेवल पे करते हैं। जो मेजर एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, बट इसको फार्म दिखाया इनकम्स, बड़े तौर पे जाता है, लाइक हाँ हेडलाइंस बिल्कुल की आप बिल्कुल, बात वो करेंगे। वो तो गवर्नमेंट का देखिए एक किसानों की पीआर, राहत, किसानों को की हाँ खुशी, हाँ, या नहीं वो एक पीआर, किसानों की एक बल्ले पीआर बल्ले। मशीनरी है। वो एक पीआर मशीनरी है। वो तो गवर्नमेंट की इसी वजह से गवर्नमेंट अभी भी पावर में है। इट्स हैज बीन एबल टू कन्विंस मेनी पीपल। बहुत लोगों को ये चीज लगती है कि जो अनाउंस किया, हाँ नहीं, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। देखिए ऐसा नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो वेलफेयर स्कीम्स की हैं वो अच्छी हुई हैं, ये कोई डाउट नहीं है। बट वो बहुत ही जो गरीब पिछड़े आप वर्ग के लोगों को आप देखें, जो किसी स्टेट्स में हैं जिनको जरूरत है, उस उनको अगर आप कुछ देंगे, और जो समृद्ध स्टेट्स हैं, अगर आप तमिलनाडु की बात करें, आप कहीं और स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ नीड राशन, फ्री राशन की नहीं है। वहाँ नीड जॉब्स की है, वहाँ नीड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की है, हेल्थ केयर की है, एजुकेशन की है। इन मेजर मुद्दों में केंद्र सरकार का ज्यादा रोल नहीं रहा है। किसानों की जहां तक बात करें, देखिए, किसानों के लिए मेजर मुद्दा स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया में जो रहा है वो एमएसपी के अराउंड रहा है। अभी भी किसान इस चीज पे मेजरली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस सब में गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें रीड नहीं करना चाहूंगा कि किसानों के लिए सरकार बहुत कमिटेड है। बहुत बेसिक बेसिक चीजों पे ये लोग टारगेटेड इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जिसमें कुछ जगहों में फायदा होगा, बट वो कि बहुत मार्जिनल होगा। आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की या एजुकेशन की, तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको क्या लगता है इस बजट में क्या बहुत अच्छा है और क्या है जो होना चाहिए था नहीं है? नहीं देखिए, ये तो वो जैसे आपने बोला, बहुत चीजें हैं जो हो सकती थी जो बेहतर हो, बट मेरे हिसाब से अगर कोई एक अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज ये है कि गवर्नमेंट ये एक्नॉलेज कर रही है कि पिछले 10 साल में अर्थनीति गवर्नमेंट की बहुत ही वीक रही है, और इकोनॉमी को हैंडल करने में गवर्नमेंट संक्षिप्त नहीं रह पाई है। ये चीज क्लियरली रियलाइजेशन गवर्नमेंट में अब है, क्योंकि देखिए अगर आप स्पीच ऑब्जर्व करें वित्त मंत्री की, डिमांड शब्द का इस्तेमाल पिछले किसी भी मैंने बजट स्पीच में नहीं देखा। गवर्नमेंट यही बता रही थी कि हमने ये करने की चाहा है, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इतना एक्सपेंडिचर किया है। बट इस बार उन्होंने डिमांड को बूस्ट करने के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए ये स्टेप्स बोले, जिसमें आप टैक्स रिलीफ की बात कर रहे हैं और चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं एक्नॉलेजमेंट तो है गवर्नमेंट के अंदर कि कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं। जॉब क्रिएशन पे बिल्कुल भी इस बजट ने कोई बहुत टारगेटेड इंटरवेंशंस ऐसे कोई खास नहीं किए हैं। मेडिकल में कुछ? मेडिकल, देखिए मेडिकल और मैं आपको वैसे अगर बताऊं, मेडिकल और हेल्थ और आपका क्या नाम है, अगर आप एजुकेशन की बात करें, तो जो क्राइसिस है इंडिया में अभी इस समय, उस क्राइसिस का आई थिंक इलाज एक बजट के हायर एलोकेशन से नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल के भी इश्यूज हैं। अच्छे अस्पताल बनाना ही जरूरी नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स भी होने चाहिए, अच्छा स्टाफ भी होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल लिया है कि अगर आप कहीं किसी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और उसका इंश्योरेंस में आपको कुछ अमाउंट में राहत है, तो वो एक बहुत अमेरिकन मॉडल रहा है जो कि अमेरिका में भी नहीं चल पाया। और मैं इंडिया में भी कहूँगा कि वो अभी उसमें बहुत दिक्कतें हैं, बिकॉज जो गरीब आदमी है जब वो जाता है अस्पताल में, तो उसको पता नहीं होता है क्या डिजीज है, और उससे अगर आप 10 टेस्ट करवा लोगे और उस वो अमाउंट, तो एक वो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से नेक्सस बन जाता है। तो मेडिकल के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो कोविड के दौरान था, ये एक्सपेक्टेड था कि काफी कुछ चेंज होगा। वो नहीं हुआ है क्लियरली, क्योंकि अभी भी अगर आप हेल्थ का डेटा देखें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर का डेटा देखें, फैमिली प्लानिंग का बजट देखें, एक्सपेंडिचर्स देखें, कम ही हुए हैं। न्यूट्रिशनल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कई न्यूट्रिशन की स्कीम्स हैं। तो ये सारी चीज रिलेटेड हैं। अस्पताल बना देना या एम्स और खड़े कर देना
से काम नहीं होगा। आईआईटी के बाद में बहुत आज बार चर्चा हुई कि आईआईटीज में इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग होगी, कुछ हम और पैसा लगाएंगे कि ताकि आईआईटीज ग्रो कर। तो ये बहुत ही मतलब ये आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम का एक बहुत ही टाइनी, मैं 0.01% मैं बोलूंगा, एड्रेस करना है। और बजट की आई थिंक क्षमता भी लिमिटेड है, हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट, एक केंद्रीय सरकार ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि एक सिस्टम बनाए, एक इकोसिस्टम बनाए जिसमें स्टेट्स जो करना चाह रहे हैं वो कर पाए। और ये केंद्रीय सरकार आई थिंक मोदी गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूंगा कि नहीं कर पाई है। बहुत कम स्टेट्स हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेट को फंडिंग को बहुत पॉलिटिकली वेपनाइज किया है। कई कई फंड्स उन्होंने रोके हैं। अगर आप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के नहीं हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट में इंचार्ज हैं, आप उनसे पूछेंगे कि कई कई फंड्स बहुत डिलेड, तो इससे ओवरऑल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेन चीज ये है कि स्टेट्स को सपोर्ट करें, मेन चीज ये है कि आप उनके उनको कंसल्ट करें कि क्या क्या लोकल लेवल पे चेंजेस लाने हैं। तो जो बॉटम अप मॉडल होता है डेवलपमेंट का, वही है जो वर्क करेगा। ट्रिकल डाउन जिसे कहते हैं, ऊपर से अगर आप कुछ चीजें चेंजेस करें तो वो नीचे नहीं पहुंचता इतनी आसानी से। और ये चीज बहुत वेल नोन है अर्थशास्त्र कि कोई भी स्टूडेंट से आप बात करेंगे वो यही कहेंगे कि बॉटम अप मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया में इतनी इनइक्वालिटी है, इनफॉर्मेलिटी है कि उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। तो बजट के कॉन्टेक्स्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इम्पोर्टेंट बजट इसलिए है कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है कि कुछ चीजें ठीक नहीं रही हैं और कुछ चीजें ठीक करने की जरूरत है। कंजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है। मैं बस ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स में भी रैशनलाइज्ड एक स्ट्रक्चर रखे, उससे ओवर टाइम रिलीफ मिले, जो मेजर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, इन्फ्लेशन का जो इशू है वो एड्रेस हो, एंड उससे जो लो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनको ओवर टाइम रिलीफ मिले। ये ऑफ कोर्स एक होप होगी। मगर हमें ये भी जरूरी है, जो आई थिंक वन मेजर मिस जो इस बजट का रहा, कि जो टॉप इनकम क्लास है, जो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, जो वेल्दी ग्रुप है, हमने उन पे कोई भी सेस और सरचार्ज एडिशनली नहीं लगाया है। हम अभी भी ये कह रहे हैं कि जो 30 लाख के ऊपर कमा रहा है उसकी सबसे वही, हाई जो स्लैब है। अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो तो गरीब है। आप अगर ये देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे अमीर 30 लाख के ऊपर वाला नहीं कमा रहा है। एक लोग लोग 1 करोड़ के ऊपर भी कमा रहे हैं लोग। तो ये कहना कि जो 1 करोड़ के ऊपर कमा रहा है और 30 लाख के ऊपर कमा रहा है, दोनों सेम ही टैक्स दें इफेक्टिवली, सरचार्ज में मिला मिला के इफेक्टिवली, तो वो तो सही नहीं है। आप पर मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया में जो होगा वो 30 लाख तक पहुंचेगा। तो ये आई थिंक ओवर टाइम करने की जरूरत है, बट एज अ स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड एक पहला कदम जो रैशनलाइज करने के लिए टैक्स के लिए जरूरी था वो हुआ है। ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली तो मैं नहीं देखता, एंड वो एक जरूरी खबर है, क्योंकि ये जरूर मेन स्ट्रीम में बोला जाएगा कि क्योंकि अब एक डिस्पोजेबल इनकम और बढ़ाई जा रही है, कंजम्पशन बढ़ा जा रहा है, तो इससे ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा, वो आप नहीं देखेंगे तुरंत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थैंक दीपांशु जी।